अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी होस्ट दरनाज़ गुल आपकी खिदमत में हाजिर है एक मुलाकात वीनस के साथ प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हर प्रोग्राम में आपके साथ एक नई शख्सियत की मुलाकात करवाते हैं, तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत शामिल हैं उनके बारे में बताती चलूँ। उनका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है जिसके साथ मुंसलिक होना बाइसे रश्क समझा जाता है। इसके साथ ही मेजर हैं, रिटायर्ड हैं आर्मी से, और साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और न्यू ग्रेड गेम में स्पेशलाइजेशन की हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बैनुल अक़वामी लेवल के जराइद में बेशुमार आर्टिकल लिखे हैं इंग्लिश में, और इसके साथ ही उन्होंने मदरसे भी बनाए हैं, मसाजिद भी बनवाई हैं और बेशुमार ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज हम उनके घर आकर उनका इंटरव्यू लेने को मजबूर हो गए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने आर्मी में रहकर क्या खिदमत दी उसके हवाले से भी बात करेंगे, इनके कैरियर के बारे में भी बात करेंगे और इनकी पर्सनल लाइफ की भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर साजिद। जी तो नाज़रीन, जिस शख्सियत की मैं बात कर रही थी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर साजिद मसूद सादिक। तो बाकी इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनकी खिदमत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनसे ये बात करेंगे हम कि आर्मी से इनका ताल्लुक, इनका तजुर्बा कैसा रहा, क्योंकि अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। क्या इन दिनों को याद करते हैं? सर क्या कहेंगे, अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, उन दिनों की याद आती है जब आप नए नए आर्मी में आए थे? हाँ जी, देखिए वो एक ऐसी चीज़ है कि वो पल पल जो है वो हमारे जो है ना वो भुलाए नहीं जा मेमोरी में सकते। सेफ है। और वो हमने जो नौअमरी के दिन थे जो हमने काटे दोस्तों के साथ, जिस तरह हम भाग दौड़ करते थे और खेलते कूदते थे। सेकंड पहले ट्रेनिंग 2 साल की मिलिट्री अकेडमी में, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, फिर मेजर, और इस पूरे प्रोसेस में फिर कारगिल की जंग में हिस्सा लेना, इस पूरे प्रोसेस में जो है ना दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लेना। तो वो सर ऐसे आर्मी की तरफ से इंट्रैक्शन कैसे हुई? खुद से शौक था, आर्मी बैकग्राउंड था आपका के वालिद चाचा मतलब ये लोग आर्मी में थे तो उन्होंने आपको फोर्स किया, या खुद से आपको शौक था? जैसे हमारी नौजवान नस्ल को पुलिस और आर्मी का क्रेज होता है कि अच्छा, आर्मी में जाया जाए, हम रश्क से देखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर हुए। अच्छा, उनके 2 जो भतीजे हैं वो भी आर्मी में थे। उन तीनों ने 65 और 71 की जंगें लड़ी हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो मैंने जो कैरियर बेसिकली चूज़ किया था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा था। तो ऑल ऑफ ए सडन ये अखबार का ऐड पकड़ा और मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप ये क्यों नहीं देखते कि आप आर्मी में क्यों नहीं आना चाहते। तो मैं गया और वो सारे प्रोसेस से गुजरा, मेरी सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि जब मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग कर ली, लेफ्टिनेंट बन गया, तो मेरे से छोटे भाई हैं कर्नल आसिफ, तो उनको मैंने कहा कि मोटिवेट किया और वो भी फिर देन ही गॉट सिलेक्टेड। इसी तरह उनके बेटे भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्मी में कैप्टन है। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो पीछे से आर्मी से चलता आ रहा है। और आर्मी में जो आना हमारा, वो मेरा सबसे पहले फैमिली में जो है वो दूसरी जनरेशन में वो एक ऐसे ही समझ लें कि मिरेकलस रिटर्न था। तो आई एम वेरी ग्लैड कि एक सेटिस्फाइड आदमी की तरह लोगों को होता है कि मैं आर्मी में ऊपर नहीं गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ एज ए मेजर भी। और जो जो मैं कर सकता था वो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैंने कारगिल की जंग में हिस्सा लिया, दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लिया। इसके अलावा फिर मैं कश्मीर में 3 साल ड्यूटी की, सियाचिन में 3 साल ड्यूटी की, और खुजदार जैसी जगहों पे, सिब्बी जैसी जगहों पे, हर जगह पे मैं रहा। तो मैं तो पल पल को वो याद सर करता हूँ। आर्मी की लाइफ बड़ी टफ है, जिस तरह से आपने बताया, कारगिल हो गया, सियाचिन हो गया, दहशतगर्दी जंगें, ये बड़ी टफ लाइफ है। लेकिन उसके बाद हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो आर्मी का क्रेज है, आर्मी में आने के लिए उनको मतलब इस चीज़ को रश्क से देखते हैं, हसरत से देखते हैं। तो क्या समझते हैं कि आर्मी जो है अफवाज पाकिस्तान की जो लाइफ है, जो टनोर है, जो दौरानिया है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो मतलब जो कुछ भी है, वो दूर से हमें अट्रैक्टिव लगता है? उनकी अपनी लाइफ कैसी है? क्या जिस तरह से हम ड्रामा देखते हैं, जिस तरह से हम फिल्में देखते हैं और बड़ी इंटरेस्ट होती है, बड़ी मज़े मज़े की बातें दिखा रहे होते हैं उसमें और हम बड़े मज़े ले लेके देख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो हकीकी लाइफ के मुतालिक
आपसे बेहतर कौन जानता है? असल में ये एक बड़े एक डार्केस्ट पहलू है कि जो आप देखें इसको जिस अंदाज से भी लें कि बाहर से ये बड़ा फैसिनेशन वाली बात नज़र आती है और अट्रैक्टिव भी नज़र आती है, और इसका एक सैड पहलू भी है कि आप अपनी लाइफ का जो पीक का हिस्सा होता है वो अपनों से दूर रहते हैं, और आपसे फ़ौज जो है ना वो काम वो लेती है कि आपको मैक्सिमम दौड़ा के रखती है। लेकिन जूं-जूं आप फ़ौज में ग्रो करते हैं, तो ग्रो करते-करते फिर आप वो सीनियरिटी में दाखिल होते हैं। ख़ास तौर पे जब आप मेजर रैंक में दाखिल होते हैं तो ये वो टाइम होता है कि आप मैरिड भी हो चुके होते हैं और आपको वो मौका मिल जाता है। स्टेशन भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे रेज़िडेंस भी मिल जाती है। नहीं तो आपके करियर में आप ये समझ लें कि 50% लाइफ़ आप फैमिली के बगैर गुज़ारते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि आप किसी भी सोल्जर से मिलें तो आपको बज़ाहिर वो बड़ा चीयरफुल मिलेगा और खुश मिलेगा, लेकिन ऑनेस्टली कि अगर आप एनालाइज़ करें तो उसकी लाइफ में एक चीज़ मिसिंग होती है और वो थोड़ा-सा उदास भी होता है। यानी तो उनकी हालात को ऐसा रखा जाता है कि जो फ़ौज में मुंसलिक जो लोग होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। हाँ जी, ये देखें ये स्किल की जो ना एक इनकलकेशन है, ट्रेनिंग है कि इनिशियल स्टेज पे जब आप 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी टफ ट्रेनिंग। आप जो समझ लें जिसको आप लेमैन कहते हैं कमांडो की तरह जो है ना दिन रात भगाते सर दौड़ाते। ट्रेनिंग के दौरान कभी सोचा कि यार मैं क्यों आ गया, ये बड़ी टफ लाइफ है, नहीं, या हम जज्बा जुनून वैसा ही रहा? नहीं, बड़ा हम शुरू में 6 महीने तो हमें सोने भी नहीं दिया जाता था, ये मिलिट्री अकेडमी में। तो उस वक़्त कभी-कभी ख़्याल आता था कि यार इट इज़ टू टफ, लेकिन फिर बाद में हमने एन्जॉय करना शुरू कर दिया। और हमारी ट्रेनिंग के दौरान ये एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हमारे साथ ये जो आपके बड़े टीवी एक्टर हैं कवि खान, उनके बेटे अदनान कवि भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा। तो वो इससे इतना घबरा गए ट्रेनिंग से कि उन्होंने एक दिन जो है ना वो तंग आकर अपने एक ब्लेड के साथ टाँगों पे कट लगाए ओए और वो होए। फिर उनको मिलिट्री अकेडमी ने उनको डिस्चार्ज किया। अच्छा, जानबूझ के उन्होंने ये दानिस्ता हरकत की। दानिस्ता हरकत की जान छुड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है। असल में ये इट्स वेरी टफ लाइफ इन अ सेंस कि आप देखिए एक स्कूल कॉलेज से बच्चा उठ के जाता है लेकिन सर तो देखा गया बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो फौज में जाने के नहीं, ये बाद बहुत मिनिमम जज्बा पर्सन जुनून है। वैसे ही रहता है। नहीं, बिल्कुल ये जज़्बा तो बल्कि मैं कहता हूँ कि आने वाले दिन के साथ बढ़ता है, क्योंकि शुरू में आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो कॉलेज के, स्कूल के आप एक यंग नौजवान होते हैं, तो आपको हकीकत का अदराक नहीं होता। तो आपको मिलिट्री अकेडमी का कमाल देखें कि 2 साल के अंदर एक यंग बॉय को वो एक लीडर बना देते हैं और एक ऐसा शानदार लीडर बना देते हैं कि जहाँ पे वो लोगों के जो है ना वो कमांड करता है, लीड करता है और लोगों को इस पोजीशन में ले आता है कि वो जान देने के लिए तैयार होते हैं। सर सबसे अच्छा आपको क्या लगा फौज में ट्रेनिंग के दौरान? क्योंकि बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, लेकिन जिस तरह से ड्रामास फिल्मों में दिखाया जाता है, बड़े मजे मजे के वाकयात होते हैं जो आप लोगों को तो मजे के नहीं लग रहे होते, लेकिन हम व्यूवर्स उससे एंटरटेन हो रहे होते अभी हैं। आपकी ट्रेनिंग का कोई ऐसा दो वाकया? मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक दफ़ा हम परेड ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, जब परेड ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे तो परेड करते हुए हम ज़ाहिर है कि नौजवान थे, मस्तियाँ भी करते थे। तो हमें हमारे उल्टा करके हमें ना तो जो ये कंसर्टीना वायर होती है उसके बाद उसके साथ हमारे जो ना बूट के तस्मे आधे खोल के हमें उल्टा उसके साथ बांध दिया गया। ओह, अच्छा, हम उस पोजीशन में भी मैं और मेरा एक दोस्त थे तो हम गुनगुना रहे थे। तो हमारा अफसर इंचार्ज जो मिलिट्री अकेडमी में होता है ट्रेनिंग का एजुटेंट, वो आया तो उस चुपके से उसने आके पीछे खड़ा होकर देखता रहा। तो उसने जब जो सुना कि हम आपस में ना ये उल्टे लटके हुए भी ये बातें कर रहे हैं, तो उसने दूर से आवाज़ दी हवालदार को कि स्टाफ इधर आएँ, इनको खोलें। और हमें फिर जो है ना उसने कहा कि जाओ शाबाश, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को इन हालात में भी इफ़ यू कैन स्माइल, एंटरटेन कर रहे थे। तो इफ़ यू कैन स्माइल एंड यू हैव द गट्स कि तब तो उस टाइम क्या जज्बा था आपका? उल्टे लटक के मतलब सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो क्या था जहन में ऐसा? क्यों इतने रिलैक्स थे? हम रिलैक्स इसलिए थे, देखें आपका जब लाइफ में एक चीज़ मिशन होता है ना कि ये मेरा मिशन है, ये मेरा गोल है और इसको कम वक्त में मैंने हासिल करना है, तो फिर आपको जितनी भी तकलीफ़ दी जाए ना वो कम लगती है। आपको आपको कुछ की परवाह नहीं होती है।
और इसी तरह हमारा जो और भी लाइफ में बहुत सारे बेशुमार वाक़यात आए हैं कि हमें जब जैसे ही सर्दी का मौसम होता था तो एबटाबाद में बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमें जिस दिन बर्फ़ पड़ती थी तो उस दिन सिर्फ निक्कर में हमें छत पे लटा दिया जाता था, ठीक है। और हम उस बर्फ़ में भी हम आपस में एक दूसरे को मजाक कर रहे होते थे और एंजॉय कर सर रहे होते थे। इतनी सर्दी में कभी निमोनिया, बुखार, बीमार इस तरह से कुछ वेरी नहीं? इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम दुआएं करते थे कि हम बीमार हों, इसलिए दुआएं करते थे कि मिलिट्री एकेडमी में अगर आप छुट्टी बीमार मिल होते जाए। हैं तो आपको 2-3 दिन के लिए डॉक्टर लिख देता है जी कि भाई ये रेस्ट करें। तो हम्म। हम दुआएं करते थे हम बीमार हों, लेकिन उन्होंने हमें रात की तारीकी में बर्फ़ वाले पानी के नाले में डुबो के देखा है, ठीक है, बर्फ़ में लटा के देखा है और ऐसे ऐसे हालात से गुजारा है कि सारे अपने बदले लिए हैं। नहीं, हमारे उस्ताद आज हमें ज़ाहिर है बड़े उनके साथ भी तो ये सब कुछ बीत चुका ना? नहीं, हम उनको याद करते हैं। असल में ये एक इंसान को टफ बनाने की फ़ेज़ है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आपके जो नर्व्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप आर्मी में, उसका मुझे फ़ायदा हुआ बड़ा। मैं सियाचिन में गया तो मैंने 2-3 वॉर एक्शन में हिस्सा लिया है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। तो उसमें जब लाइवली आपके पास, मेरा चूँकि तल्लुक़ है आर्टिलरी से, ये तोपखाने से, तो जब आपके करीब आके आर्टिलरी का गोला फटता है दुश्मन का और आपके करीब जो गोलियां वो चलाता है दुश्मन, तो आप उसकी आवाज़ कभी सुने, कमज़ोर दिल तो उसको सुन ही नहीं सकता। सर हम शबरात के पटाखे सुन लें तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो ऐसे ही, जाती ऐसे है। ही। आप देखिए हमारे पास जो गने हैं, पाकिस्तान के पास आर्टिलरी की गन है, उसमें एक गन होती है जिसको 130 गन कहते हैं। उसका गोला जो है ना वो जाता है 30 किलोमीटर तक, 30 से 35 किलोमीटर तक। अच्छा, अगर आप उसकी आवाज़ सुन लें तो आप उसके पास खड़े हों, जब उसको चलाया जाए तो आपके कानों के पर्दे फट सकते हैं। सर फर्स्ट टाइम क्या फीलिंग्स थी जब आपने फायरिंग की? हाँ, तो जाहिर बात है पहली दफ़ा गोली चलाना या गोला बारूद की आवाज़ सुनना, कोई डर महसूस हुआ या तब भी जज्बे जुनून का यही हाल था कि जी? नहीं, मैंने तो खैर थ्रू आउट द सर्विस जब ज्वाइन किया ना, तो मेरा तो मॉडल जो है ना मेरे फादर हैं और वो चचा के बेटे हैं, जो उनमें एक एसएसजी, ऑलरेडी ये सब चीज़ें। और एसएसजी में था। और वो उसका जिक्र मैं ख़ास तौर पे करूँगा कि 65 की वॉर में वो जहाज़ से उसने छलांग लगाई थी। इंडिया में एक सीक्रेट मिशन पे गया था, आपके भाई? मेरा कज़न। तो वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे दुश्मन के टैंक खड़े थे, तो उसने वो टैंक की एक लाइन खड़ी थी, तो उसने वहाँ पे वो सारे टैंक के अंदर ग्रेनेड डाल के तो दर्जन एक के करीब उनके टैंक बेकार कर दिए थे। अच्छा। और और पकड़ा नहीं गया? पकड़ा नहीं गया, लेकिन जब वो आखिरी में वो ग्रेनेड डाल रहा था तो उसका धुआं उसको लगा और उधर से फिर वो मिशन से वो भागा बॉर्डर की तरफ। तो जब वो बॉर्डर पे आया तो उसका जो है सांस इतना वो उसका सांस में प्रॉब्लम आ चुकी थी कि वो बॉर्डर पे आके गिर गया। तो फिर उसको उन्होंने इंडियन ने पकड़ लिया। इंडियन ने पकड़ लिया और उसको एक कोठरी में उन्होंने बंद किया। बाद में उस कोठरी के ऊपर एक छोटे से रोशनदान को उसने तोड़ के उसके अंदर से निकल के फिर भाग आया। जबरदस्त। तो ये यानी हिम्मत नहीं हारी, हर हिम्मत किस्म नहीं के हारी, हालात में हिम्मत नहीं सरवाइव हारी। करना सिखाते हैं जी हमारे। जी जी। तो फौज की लाइफ बड़ी एक, मतलब फिर वो पाकिस्तान पहुंच गए? जी पाकिस्तान पहुंच गए। अच्छा। हाँ, और इस पे उसको ना तमगा जुरत भी मिला और उसको कैश अवार्ड भी मिला ये 65 वॉर में। तो हमारे घर में तो हम एक से बढ़कर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे रहते हैं। हमारी फैमिली पूरी जो है ना वो आपस में कंपटीशन करती है। मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि हम घर में 3 फौजी अफसर हैं, मेरा बेटा पायलट है, हमारे घर में 5 हमारी बेटियां डॉक्टर्स हैं, जबरदस्त। ठीक है, जिनमें से 2 सर बेटियां आर्मी की तरफ नहीं आई? नहीं, बेटियां जो हैं वो बड़े भाई की बेटियां 4 डॉक्टर हैं, एक एजुकेशन अफसर है, हमारे छोटे भाई एक सबसे छोटे वो प्रोफेसर साहब हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो बड़े भाई हमारे डॉक्टर हैं और हमारी पूरी फैमिली जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगी होती है। और सर अपने तालीमी दौर के बारे में बताइएगा, अपने तालीमी दौर के बारे में बताइएगा। हाँ, तालीमी दौर में ये है कि मैंने जब ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली।
हमारी फैमिली बहुत जो ना, चूँकि वालिद साहब अकेले थे, हम बहन भाई थे, सारे पढ़ते थे, तो इतने वसाइल नहीं थे। तो मुझे फिर एफएससी के बाद जो है ना वसाइल ना होने के बावजूद माशाल्लाह तो सारे इस नहीं, हम वालिद साहब के साथ जो है ना फैक्ट्री में काम करने के लिए भी जाते थे कॉलेज टाइम के बाद। और वो हमने अपनी तालीम का ख़र्चा भी जो है ना वो उठाने के लिए हमें ये सारी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन एक दफ़ा ये हो गया कि जब हम जो है ना वो भाई सारे अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो फिर हमने जो है वो ब्रेक कर ली। और उस ब्रेक में ये हुआ कि हमारी अगली जनरेशन जो है वो बड़ी अच्छी चली और उसके लिए बेस बनी हुई थी, और हमने उनको सिर्फ सपोर्ट किया, और अगली नस्ल से जो ना वो फिर सारे के सारे बच्चे हमारे जो ना वो आगे बढ़ते। सर, तालीम के साथ साथ मसरूफियात और शौक़ के बारे में बताइएगा, किस तरीके से टाइम स्पेंड करते थे, मज़ीद क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या क्या मसरूफियात रहीं तालीम के अलावा? स्पोर्ट में जैसे कोई किताबें पढ़ना होता है, किसी का मशगला स्पोर्ट्स में होता है, किसी का शायरी में होता है, आपका शगफ कहाँ रह गया? अच्छा, मुझे जो ना मैं आई एम वेरी कीन रीडर। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में तो तकरीबन 300 के करीब किताब है, जिसमें ये इस्लामी किताबें हैं। ओवर 1000 मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की, ज़्यादातर इस्लाम को रीड किया। जी जी जी। तो ओवर 1000 मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, जो कि सॉफ्ट में मेरे लैपटॉप में मौजूद हैं। सर, तसव्वुफ से भी दिलचस्पी रही आपकी? बहुत। मैं जो ना हमारे गुजरात में एक बुज़ुर्ग हैं, तो शुरू में मुझे उनका पता चला, मैंने उठना बैठना शुरू किया। तो 4 साल मैं बड़ा उनके पास बैठता रहा, उनको गौर से देखता रहा। चूँकि मैं एक नाक़िद हूँ और पेपर में पॉलिटिकल एनालिसिस भी लिखता रहता हूँ, और आपके ये जो अखबार हैं जना इस्लामाबाद, आइन पेशावर, आपका पाकिस्तान, आपके ये जो मुल्तान के बदलता ज़माना, और आपके क्राइम, इसमें मेरे आर्टिकल। सर, आर्मी में होते हुए मीडिया से भी रिलेटेड रहे, मतलब मीडिया पर्सन के हवाले से भी काम किया? नहीं, ये सारा काम मैंने रिटायरमेंट के बाद किया है। लेकिन आर्मी में ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने 2 टेन्योर सर्विस में एज ए मेजर, एक 40 ईयर्स की एज में मैंने मास्टर डिग्री की एज ए रेगुलर स्टूडेंट। अच्छा, वो मेरा एक्सपीरियंस था कि ये नई जो जनरेशन है इसके साथ मिल के मैंने पुरानी जनरेशन भी देखी हुई थी, और नई जनरेशन के साथ भी मिलकर मैं रहा, इनकी अक़दार को भी देखा, पुरानी को मैं जानता था। फिर मैंने एमफिल किया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे भी जो मौजूदा हमारी यूथ है उनके साथ मैं रहा। तो मुझे आप ये इस सेंस में समझ लें कि जो पिछली जनरेशन है, यानी जो हमारी जनरेशन है, उसकी अखलाकी अक़दार, उनके तौर तरीके, और आज की जो नस्ल है ये जिस तरह ये बिहेव करती है, ये इस पे भी मेरे काफ़ी अच्छी दस्तरस है, और इनकी साइकी और इनके एक्शन सारे मैं समझता हूँ। सर, इस पे हम ये गुफ्तगू तफसीलन करेंगे ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मेजर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इनके साथ करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है, और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, वेलकम बैक। जहाँ से बात का इख्तिताम हुआ था, वहीं से शुरुआत करते हैं। मेजर साजिद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे इनकी ज़ात के बारे में, इनकी खिदमत के बारे में, इनकी कैरियर के बारे में, तालीम के बारे में हमने बात की। लेकिन अब हम बात करते हैं मुल्क की सूरत हाल के बारे में, कि मुल्क की सूरत हाल मतलब क्या समझते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस जगह पर जा रहा है। मुल्क में जो दहशत गर्दी है किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। एक मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए मेन किरदार जो है वो तालीम याफ्ता कौम का है। लेकिन हमारे यहाँ जो बेशतर बच्चे हैं वो मदरसों की शक्ल ही नहीं देख पाते। जी सर, क्या कहेंगे मुल्क की सूरत हाल के बारे में, कि जो दहशत गर्दी है आम होती जा रही है, हम लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं।
इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में हम किस हद तक कामयाब हैं? देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का या मुल्क में ये मुल्की हालात का तल्लुक है ना, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इन हालात तक पाकिस्तान पहुँचा कैसे है, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये हमारी जो समझ लें कि एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसमें सिर्फ हमारे जो पाकिस्तान के अपने जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल डायनामिक्स का भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं सर, इसका बैनुल-अक़वामी सियासत जो है वो खारजा पॉलिसी पे किस तरीके से असरअंदाज हो रही है, या हमारी मुल्की सूरत हाल पर किस तरीके से जी मैं असरअंदाज बताता हो हूँ। रही है? असल में होता ये है कि देखें, एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त सिचुएशन थी कि रशिया और अमेरिका आपस में कंपटीशन में थे, और वो उनमें रेस लगी थी कि रूस अपने साथ मुल्कों को मिला रहा था और जो अमेरिका है वो अपने साथ मुल्कों को मिला रहा था। फिर उसमें हम अपनी मजबूरियों के तहत, हमारे पास खाने के लिए गंदम तक नहीं थी, हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे तक नहीं थे, तो अल्टीमेटली हमें दोनों में से एक को चुनना पड़ा, और वो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को चुना, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान बनने से पहले के भी लोगों के तल्लुकात जो ना वर्ल्ड के साथ थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ थे। तो पाकिस्तान फिर एक उस वेस्टर्न कैंप में चला गया। अभी जब पाकिस्तान वेस्टर्न कैंप में चला गया तो ऑटोमेटिकली वो रूस का तो दुश्मन बन गया, और रूस ने उसका भारत के साथ लेकिन मिलकर सर, रूस के अलावा, भारत के अलावा पूरी दुनिया की जो अकाबी नजरें हैं वो पाकिस्तान पे मरकूज हैं। जी। बैरूनी मदाखलत ख़त्म नहीं होती, हाँ। बैरूनी कुव्वतों की गेम का मरकज़ बना रहता है पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ऐसा क्या है? इसमें 4-5 चीज़ें आपको नोट करने की हैं। जो सबसे अहम बात है, एक तो ये है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, और इसको कोई भी जो है वर्ल्ड लेवल पे कोई भी मज़हब या डोमिनेटिंग जो कल्चर है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एंटी इस्लाम होंगे। दूसरे नंबर पे आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक ऐसी जगह पे है कि इस जगह के ऊपर पहले भी दुनिया की सुपर पावर लड़ती रही हैं हमेशा। आप जैसे देखें, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो ना इट इज़ ग्रेव यार्ड ऑफ जो ना सुपर पावर्स। तो इसमें अगर वो ग्रेव यार्ड है तो वो क्यों है कि आप देखें कि पहले वहाँ पे इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड वहाँ पे उनसे मार खा के निकला, रशिया गया तो रशिया टूट के आया, और उसके बाद अभी अमेरिका गया तो अमेरिका भी यहाँ से नाकाम होकर निकला। तो ये पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि ये आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनके दरमियान में ये ईस्ट और वेस्ट में एक बॉर्डर लाइन है, जिसको आप ये कहते हैं कि ये डिफरेंट लाइन है। इसके इस पार हम हैं और उस पार जो है ना अफगानिस्तान। यानी इसका जो जोग्राफिया है वही कॉम्प्लिकेशन ये इसकी सबसे बड़ी पाकिस्तान की जोग्राफिया इसको हॉन्ट करता है, अगर आप समझें तो, क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया ऐसी जगह पे है कि इसकी ज़रूरत रशिया को भी है, चाइना को भी है, और इसी तरह उनका मुखालिफ कैंप अमेरिका को भी है। इसी तरह माजी में रूस को भी यही जगह चाहिए थी और इंग्लैंड को भी यही चाहिए थी। तो ये एक जोग्राफिया, एक इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरे नंबर पे आपकी जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर स्टेट के अलावा तीसरे नंबर पे ये है कि आपकी दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है कि जिसके पास इतनी ट्रेंड और स्ट्रांग आर्मी है और हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ इक्विप्ड है, जिसके पास लेटेस्ट मिसाइल हैं, लेटेस्ट फाइटर जेट हैं, और इससे भी बढ़ के बात, इस फौज के पास जो जज्बा है वो आपको किसी वर्ल्ड में किसी आर्मी के पास नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे जो भी एंटी इस्लामिक और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का दुश्मन बना देती है। जाहिर है फौज की जो अहमियत है उससे डिनाई हम कर ही नहीं सकते। अब देखिए, जिस घर में बाप या भाई भी नहीं होता तो पानी या माशे का नज़ला उसी पर गिरता है। तो जिस रियासत की फ़ौज ही नहीं होगी तो मुझे बताएं उस रियासत का क्या हाल करेगी? जी बिल्कुल, यही अभी आप देखें जो करंटली पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल ब्रंट जो है फेस कर रहा है, तो इसमें आप देखें कि अगर आप तरतीब से मुताला करें तो आपको लगेगा कि
थोड़ा अरसा पहले एक गेम चली कि तमाम पॉलिटिशियन को बदनाम किया गया मीडिया के ज़रिए, सारे के सब को करप्ट साबित किया गया। अभी लास्ट फेज़ में ये चल रहा है कि अभी आर्मी जो है इसको गलत साबित किया जा रहा है, और आर्मी के इस तरह साबित किया जा रहा है कि आर्मी को डीमोरलाइज किया जा रहा है, और आर्मी के अंदर डिसेंशंस पैदा की जा रही हैं, इसके लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा किया जा रहा है। तो ये बेसिकली ये मतलब आवाम को अवेयरनेस होना चाहिए, ये एक साजिश है अवाम और फौज में फासला पैदा करके अपने मकासद के हसूल के जी लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश है। आपने सर ये दुनिया तो में लम्हा फिक्रिया है, बहुत तशवीशनाक बात है अगर हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जी देखिए, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं आप देखें, जब उनको वेस्ट ने डिस्ट्रॉय किया है तो उस सबसे पहले उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया है। जिस क्योंकि मुल्क उनकी राह में रुकावट हमारी जी, आर्मी सबसे है। बड़ी रुकावट आर्मी। देखिए, आर्मी इस तरह रुकावट नहीं है, आर्मी आपकी सिर्फ मुल्क की कस्टोडियन नहीं है, ये इसकी जो कोर इशू है, ये इसके नज़रिए की माफज है, इसकी प्रोमोटर है, फिर इस्लाम की माफज है, फिर ये आपके एटमी जो वेपन्स हैं उसकी हिफाजत ये करती है। सर एटमी जो प्रोजेक्ट है हमारे, उनको क्या क्या खतरात लाहक हैं, उस हवाले से भी आर्मी को किन मसाइल का ओके। सामना है? अगर आप इसका गहरा मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो चीन में कितने हुक्मरान हैं कि जो एटमी पावर होने की वजह से जिन्होंने जान दी है। भुट्टो जो है उसको ये ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अगर तुम लोगों ने एटम बम वाला काम कोशिश शुरू की तुमने, तो वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। तो भुट्टो का कहते हैं कि भुट्टो जो ना ही वाज टारगेटेड फॉर दैट, कि उसने ये काम क्यों शुरू किया, पाकिस्तान को क्यों न्यूक्लियर बनाया। फिर उसके बाद अगर आप ज़ियाउल हक का देखें तो ज़ियाउल हक इज़ द मैन कि जिसने चुपके अफ़गान और रूस वार के दौरान पाकिस्तान को सही एटमी मराज पे पहुंचाया, एटमी पार बना दिया। तो उसकी जान भी इसी सिलसिले में गई। फिर जब मतलब आर्मी अपना किरदार अदा करती रही है। इसी तरह मैं पॉलिटिशियन को भी इस मामले में कहूँगा कि पूरे नंबर दूंगा कि आप देखें कि बेनज़ीर को धमकी दी गई कि अमेरिकन एम्बेसडर ने धमकी दी कि भाई वो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर को लेके गई थी नॉर्थ कोरिया मिसाइल लेने के लिए, जिसके साथ एटमी वेपन लॉन्च किया जाता है। इसी तरह आपके जो नवाज शरीफ है, जब ये धमाके करने लगा तो इसको बिल क्लिंटन ने इसके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला। ठीक है, तो ये सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो आपकी जो एटमी पावर है इसको ख़तरात इतने शदीद किस्म के लाहक हैं कि इसके पीछे एक तसलसल के साथ वेस्टर्न पावर जो ना इसको डी वेपनाइज या डी न्यूक्लियराइज यानी करना आर्मी को इंटरनेशनल कुव्वतों का भी सामना है। जाहिर है आर्मी सबसे बड़ी रुकावट है इस दिफा में। आर्मी का देखिए, पाकिस्तान के जो हल्के हैं ना, ये जो अवाम है, ये बड़ा अच्छे तरीके से इसमें कुछ लोग समझते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है। जिस तरह ये मीडिया में ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तान आर्मी असल में पाकिस्तान कायम इसकी वजह से है। सर जाहिर बात है पाकिस्तान की बका जो अब तक मेंटेन है तो वो आर्मी की वजह तो से आप है। अभी इसमें देखें ना कि पाकिस्तान अगर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी तरह अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अट्रैक्शन भी है। उतार रहे हैं हम। हाँ जी, तो इसीलिए उनको ये सारी की सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी दुश्मन है। और उस नेटवर्क में आप देखें कि वो अफगानिस्तान से भी कोऑपरेशन लेते हैं, इस्लामी ममालिक से, एट टाइम रश आपके सऊदी अरब से भी कोऑपरेशन लेते हैं, हमें मजबूर करते हैं, हमारी पॉलिसियाँ इम्पेक्ट करते हैं। लाइक आप देखें कि जैसे इमरान खान और जो है तैयब उर्दगान ने और वो जो मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने एक मीटिंग करने की कोशिश की, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने सऊदी हुक्मरानों के जरिए उनको रोका। तो इसलिए आप पाकिस्तान की तो दुनिया जो है वो सारी की सारी दुनिया दुश्मन बनी हुई है। सर न्यू ग्रेड गेम में आपने स्पेशलाइजेशन की, उस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान के क्या क्या स्टेटस है? देखिए, न्यू ग्रेट गेम जो है ये टोटली बेस्ड है कि इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ा जो है वो ख़तरा है ये जो राइजिंग चाइना है। और चाइना के राइजिंग के साथ साथ उसकी ये है कि उसका रशिया के साथ जो कॉपरेशन है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी पाकिस्तान की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि अगर पाकिस्तान फैसला करता है कि वो चला जाता है चाइना या रशिया कैंप में, तो इसका मतलब है कि बड़ी आसानी से, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे सी पैक डाला हुआ है, यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट हैं, ग्वादर पोर्ट उन्होंने वो जो इस्टेब्लिश की हुई है, तो चाइना और रशिया को एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है इसका ट्रेड का।
कि वो बड़ी आसानी से अपना सामान यहाँ से जो ना वो ट्रांसपोर्ट करके मिडल ईस्ट में ले जा सकते हैं, यूरोप में ले जा सकते हैं। तो इस रास्ते को वो ब्लॉक करना चाहता है, इम्पेक्ट करना चाहता है जो ना अमेरिका और उसके अलाइज। तो इसीलिए आप देखें कि सारी की सारी आपको दहशतगर्दी की जंग कहाँ पे नज़र आएगी? बलूचिस्तान पे, आपको फाटा में नज़र आती है, आपको ये पेशावर के सराउंडिंग में नज़र आती है, इसलिए कि ये सी पैक का रूट है। और सी पैक से पहले देखें कि चाइना की कैसे ट्रेड होती थी। चाइना का सारा सामान जो है इंडिया की बैक साइड पे जिसे साउथ अब वो शॉर्टकट हो जी गया जी तो अभी वो सारा रास्ता ख़त्म करके और यही चीज़ हजम नहीं हो रही। तो वही उनको हजम नहीं हो रही। लेकिन आप इसके इंटरेस्टिंग पहलू ये है ना कि आप देखें कि ये जो उनके पास कुराकरम का विंडो खोली थी, ये भुट्टो ने खोली थी। भुट्टो ने कश्मीर का कुछ हिस्सा उनको दिया था ये 62 में, और इस तरह चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया था और बाकी के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया था, और वो चाइनीज़ अभी भी उस एहसान को याद रखते हैं। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में बताया कि कारगिल की जंग में भी आपने खिदमत अंजाम दी, तो उस बारे में बताइए, कारगिल की जंग है क्या, क्यों हुई और आपका वहाँ पर क्या किरदार रहा? देखिए, कारगिल की जंग जो है ये हम तो कश्मीर पे और सियाचिन पे पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक भारत के साथ जंग की हालत में हैं। इसलिए कि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल पोजीशन है कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी चाहता है और कश्मीर के अवाम का हक है कि उनको आज़ादी मिले। तो कश्मीर का ऊपर वाला जो नदरन हिस्सा है जिसको सियाचिन कहते हैं, जिसका हिस्सा आजकल हमारे गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल है, तो वहाँ पे हमारी सारा साल फोर्सेस जो हैं उनका एक पैटर्न रहता है कि सर्दियों में वो जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनको छोड़ के पीछे आ जाते हैं नीचे, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदा रहना मुश्किल है। इसी तरह वो भारत वाले भी यही करते हैं। तो ये हमारे जो इस दफ़ा कारगिल की जो जंग हुई थी, तो ये प्लान बना के इस दफ़ा इन पोस्टों पे हम कब्जा करके इंडिया को प्रेशराइज करके कश्मीर इशू जो है इसको हम मतलब इस दफ़ा चोटी से नीचे नहीं आएंगे? इससे नीचे नहीं आएंगे, नहीं, चोटी से हम नहीं पीछे आएंगे, बल्कि हमने ये किया कि उनकी जो चोटियाँ थी उनके जब वो बाहर के मौसम में आके उनको साफ़ करके उनमें के फ़ौजी आती हैं, तो हम उनसे पहले उनकी पोस्टें ही साफ़ करके बैठ गए थे वहाँ पे। अच्छा। और उसमें कुछ मुजाहिदीन भी थे, फ़ौजी भी थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हम वो जब बड़े आराम सुकून से गुनगुनाते हुए आ रहे थे, तो आगे उन्होंने देखा कि उनकी जगहों पे हम बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, तो इन्होंने उनके बंदे मारने शुरू कर दिए, तो वो जंग शुरू हो गई। और अल्टीमेटली ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी उस जगह पे जाके बैठ गई कि जहाँ पे जिस टाइम जंग शुरू हुई तो मेरा ख्याल पीक होगा सर्दियों का। नहीं, सर्दियों का पीक नहीं होगा, वो असल में ये अप्रैल मई में। सियाचिन की सर्दी बहुत मशहूर है। सियाचिन में तो होता है, देखिए वहाँ पे तो टेम्परेचर -50 तक जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर -50 तक जाता है। और आपके ये सारे सोल्जर उन हालात में गुजारा करते हैं। आपको दिलचस्प बात बताऊं, आपकी आर्मी के लोग -50 में ज़िंदा रहते हैं। वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, लेकिन आपकी आर्मी के लोग वहाँ पे उनको आफरीन है कि वो कैसे ज़िंदा रहते हैं। मैं वहाँ पे 3 साल रहा हूँ। आप यकीन करें कि 24 घंटे में आप एक चपाती नहीं खा सकते। आप स्वाए चाय और पानी के अलावा आपके पास और कोई चीज़ नहीं होती कि आप जो ना उस पर ज़िंदा रहे। तो वो जब बात हो रही थी कारगिल की, जब वो लोग आए तो आगे हम बैठे हुए थे। जब जंग शुरू हो गई तो हम लोगों ने उनकी उन जगहों पे कब्ज़ा कर लिया कि वो पूरा सियाचिन हमने उनका घेर लिया, और उनके आगे जो 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी थे वो उनका दाना पानी हमने बंद कर दिया। अच्छा, इस बात पे इंडिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इंडिया जो ना वो हमारे सारे बॉर्डर पे फोर्स भी ले आया, अपने एयरफोर्स भी ले आया, अपनी तोपें भी सारी ले आया, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को में वावेला किया, फिर उन्होंने यहाँ तक हाइव मचाई जी कि हम एटमी जंग छेड़ देंगे। और अमेरिकन ने भी उनके साथ मिल के जो ना ये खूब प्रोपेगेंडा किया जी कि पाकिस्तानी जो ना इंतखाब पसंद है, बड़ा दिलेराना स्टेप था हमारी पाक आर्मी का। मैं कहता हूँ जनाब शरफ का ये जो काम है, आई डोंट नो कि कैसे उनको ख्याल आया। ये इस तरह की एक जुनूनी आदमी कर सकता है, लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर हम इसको होल्ड कर सकते, हम वार से पीछे ना आते, आप यकीन करें कि सियाचिन का इलाका हमने छीन लिया था उनसे। सर, सियाचिन की जहाँ बात की वहाँ पे कश्मीर की भी बात आ जाती है, उसका नॉर्दर्न एरिया है। कश्मीर में इस तस्वाबे राय से भारत क्यों घबराता है? कश्मीर में मेजोरिटी मुसलमानों की है,
तो कश्मीर का मसला क्या है? देखिए, कश्मीर का मसला ये पाकिस्तान से बनने से पहले से शुरू हुआ है। पहले एक स्टेज थी कि आपके बल्तिस्तान, सियाचिन और कश्मीर सारा एक रियासत हुआ करती थी, और इसका ये वो रियासत है कि इसको आप समझ लें कि इंडिपेंडेंस के वक्त सर, लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान ये बरसीगी डिवाइड किया, ठीक है, भारत के कौन से खिते होंगे और पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में शामिल था मसले, ये मसला कश्मीर कह रही हूँ, कश्मीर का खिता। तो उस चीज को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? क्यों उस चीज पे जंग छिड़ी हुई देखिए, है? आप इसको एक टेक्निकल इसमें हिच है। देखिए, उस वक्त हुक्मरान था सिख, जो कश्मीर का था, ठीक है, और यहाँ पे उस स्टेट में उसकी आबादी थी 85% मुस्लिम। अच्छा, आबादी पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी, उनको ऑप्शन दी गई थी कि इंडिया के साथ ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। अच्छा, मज़े की बात है, जियोग्राफिकली कश्मीर में जाने के लिए भारत के पास रास्ता ही कोई नहीं था, और एक छोटा सा कच्चा रास्ता था, वो जाता था तहसील गुरदासपुर से, जो हमारा पाकिस्तान में अगर ये टांडा मोटा आप गए ना, तो इसके नीचे थोड़ा आगे जाके बनता है। अभी वो जो कच्चा रास्ता है, ये आपने छम्ब की जंग का नाम सुना होगा, छम्ब जोड़ियाँ जो हमारा बॉर्डर है, तो वहाँ से एक कच्चा रास्ता कश्मीर में जाता था, और वो गुरदासपुर की तहसील 13-14 की अगस्त की रात तक पाकिस्तान के नक्शे में शामिल थी, जिसको माउंटबेटन और वो नेहरू के गठजोड़ ने अल्टीमेटली रात को मैप से काट के उनको इंडिया वाली साइड पे डाल दिया। और जब उन्होंने वो डाला तो कश्मीर में दाखिल होने के लिए उनको रास्ता मिल गया, और उनकी पहले आर्मी दाखिल हुई, फिर उनके साथ वो जो उस वक्त राजा था, जो हुक्मरान था, उसने इंडियन गवर्नमेंट को इल्हाक के लिए लेटर लिख के मदद मांग ली कि भाई ये पॉपुलेशन तो मेरे खिलाफ उठ जाएगी। तो उनकी जब फौज दाखिल होती है वहाँ पे, फिर एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होती है कि फौज, अभी उनकी और हमारी फौज जो है, इसका हुक्मरान अंग्रेज़ था। जब कायदे आज़म अपने फौजी कमांडर को कहते हैं जी कि चलो जी आप भी फौजें, इंडिया की फ़ौज आ गई, आप भी चलें। अच्छा, जब वो हमारी फ़ौज को ऑर्डर देता है तो वो आगे से इनकार कर देता है कि भाई उधर भी ब्रिटिश अफसर हैं और इधर भी ब्रिटिश अफसर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा जो है ना वो दोनों तरफ से बरतानवी अफसर मारे जाएंगे। तो अभी ये सूरत हाल थी कि इंडिया की फ़ौज दाखिल भी हो गई, इंडिया के सिपाही भी आ गए, हमारे यहाँ पे ट्रेंड फौजी कोई नहीं थे हमारे पास। पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान के पास एक भी असला फैक्ट्री नहीं थी। सारा पाकिस्तान बनने के बाद मसाइल बहुत थे, असला नहीं था, आर्मी नहीं थी, और बहुत चीज़ों को फेस कर रहा था पाकिस्तान के पास इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये बुक्स में लिखी हुई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास बैठने के, गवर्नमेंट के ऑफिस तो दूर की बात, पेन तक, कागज़ तक नहीं था कि गवर्नमेंट का जिसके ऊपर लिखाई कर सके। और 48 की फिर जंग छिड़ गई। हाँ, फिर ऊपर से 48 की जंग छिड़ गई। तो अभी 48 की जंग छिड़ती है, और उसके बाद फिर 48 के फ़ौरन बाद जो है, जब ये पाकिस्तान के हालात थे कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों रेफ्यूजीज़ थे, वो कैंपों में रह रहे थे, उनको खाना किधर से देना था, ठीक है। इसीलिए तो सारे लोग उस वक्त, ये हिंदू और ये सारे लोग कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान तो ये चंद माह से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की हिम्मत है, उस दौर के जो लीडर थे हमारे, उन्होंने बड़ी हिम्मत की। हमें अपना जो प्रिंसिपल स्टैंड है, जिसे हम कहते होते हैं जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर हम कहते हैं दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमें उससे डाइवर्ट होके हमें पर फोर्स वेस्टर्न कैंप में जाके प्रेसिडेंट अयूब ने उनसे सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेके उनके साथ सीटो सेंटो इन एग्रीमेंट में दाखिल हुआ, और उनके साथ मिल के फिर आर्मी को मजबूत किया। फिर चंद साल गुजरे, 65 में पाकिस्तान फिर इंडिया के साथ जंग में था। तो पाकिस्तान तो एक ऐसी कौम है, पाकिस्तान अभी तक हालत जंग में 75 साल से 75 साल से आर्मी में रहते हुए तो आपकी खिदमत ये होगी, लेकिन आर्मी से हटके भी आपने बहुत से ऐसे काम किए हैं, हमें पता लगा है, मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाई, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, देखिए, मैं जब रिटायर हुआ हूँ ना, तो मैंने चूँकि एक मुझे एकेडमिया के साथ इंटरेक्शन में रहता हूँ, मैंने जब डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, तो उस वक्त मैं यूनिफॉर्म में था इंटरनेशनल रिलेशन में, और मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से। तो मैं वहाँ पे सारे, मेरा जो एनालिसिस था, मेरा ये स्टडी थी कि हमारा किस तरह हम इस कंट्री को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इसको
इसलिए ज़रूरी है कि हम रिलीजन को भी साथ लेके चलें और दुनिया को भी साथ लेके चलें। तो मैं रिटायरमेंट पे जब रिटायर हुआ तो मैं अपने गांव में आया, गुजरात के साथ ही मलहका हमारा गांव है। तो मैंने सबसे पहले नंबर पे काम ये किया कि अपने गांव में, मोहल्ले में अपनी पुरानी मस्जिद को गिरा के कुछ लोगों की मदद के साथ उसको मदरसे में कन्वर्ट किया और मस्जिद भी बनाई। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ उसके अंदर रेगुलर कुछ 101 बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे हमने अच्छे क्वालिफाइड हाफ़िज़ कुरान और उलमा ला के रखे जो ब्रॉड माइंडेड थे, नैरो माइंडेड नहीं थे, जो मसाल की मामलात में फंसे हुए नहीं हैं। सही तरीके से दीन का पैगाम कन्वे कर सकें। जी जी बिल्कुल। देखिए दीन का आप जिस मुसलमान को ये चीज़ समझ नहीं आती कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को भाई बनाया है, तो आप एक भाई जो है उसके बारे में आप ऐसी राय क्यों देते हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कोट कर देता हूँ कि कुरान करीम में सूरा बकरा में एक आयत है कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने ये कहा कि इन्नमा यामुरुकुम बिस्सुए वल फहशाए व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि शैतान का एजेंडा है कि वो आपको बुराई और बेहयाई का रास्ता सबक दिखाता है और फिर वो कहता है कि वो बात करो जो अल्लाह के बारे में आपको पता नहीं है। हमारे उलमा कैसे ये कह सकते हैं कि ये दोज़ख में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा, ये इसमें जाएगा? तो इनको दिमाग बड़ा करने की ज़रूरत है। जन्नत दोज़ख का मालिक रब है और इनको एक दूसरे की तरफ टॉलरेंट होना चाहिए। सर ये जो माशी बिगाड़ है, अगर हम बात की करें कि ये जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, जी जी जी। तो उसकी तामीर तो मिली, लेकिन तामीर के साथ हमें ख्वाब अधूरा सा मिला। हाँ। बिगड़ा हुआ मतलब माशरा, माशरे में जो बिगाड़ है इसके साथ मिला। तो क्या समझते हैं इस बिगाड़ से कैसे निकला जा सकता है? ये जो मईशत है इसको बहरान से किस तरीके, और सबसे बड़ी बात ये जो हमारी अवाम है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल भी नहीं आती, इसको मैनेज करने का क्या तरीका है? जो फ्रस्ट्रेटेड अवाम है वो भी सारी बात है हालात से परेशान है, और एक रियासत को मुस्तहकम कैसे किया जा सकता है इन ये मसाइल से सादा सी बात निकलने है। का देखिए ना, हल? अभी वो मैंने आपको मदरसे का बताया ना, दूसरा पहलू ये है कि उसके पैरेलल मैंने अपने गांव में जगह लेके मैट्रिक लेवल का एक जदीद तरीन जो ना इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। वो तो उसकी जगह लेके उसकी बिल्डिंग बनाई। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो उस स्कूल के अंदर मदरसे से लाए हुए ट्रेंड उस्ताद भी हैं और एक आला तरीन जो आपका मुल्क में मॉडर्न तरीन ये रूट्स, बीकन हाउस, ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह का सिलेबस है उसमें, और इसी तरह के वो वहाँ पे टीचर भी हैं जो अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए। तो जदीद तालीम के वो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जदीद तालीम जो है वो भी गांव में अवेलेबल हो, इसी तरह दीन का पहलू भी साथ चले। जब तक हम नेशनल लेवल पे हम ये ड्राइव नहीं रखेंगे कि जिसमें नंबर 1 टॉलरेंस वाला हमें एक काम करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे यूथ को एक प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंटल लेवल पे हमें उसको एक रास्ता दिखाना होगा। और ये जो अनारकी वाला एलिमेंट है, ये वो इंतशार का शिकार है, इससे निकालने के लिए हमें आजकल का जो मीडिया है, इसके लिए इस मीडिया पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और मीडिया के जो सिंसियर एंकर हैं जो पाकिस्तान के बारे में वरीड हैं, उनको बुला के एक थिंक टैंक मीडिया का बनाना चाहिए और गवर्नमेंट को एक अच्छी पॉलिसी बना के मीडिया के थिंक टैंक के हवाले करनी चाहिए कि ये हमारा नेशनल एजेंडा है, इसको प्रमोट करें। और जब वो प्रमोट करेंगे वहाँ तक जाएगा, उसमें सारी चीज़ें शामिल करें कि इनको हमने अवाम को फ्रस्ट्रेशन से बचाना है, अवाम को इंटरनेशनल कैंपेन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उससे निकालना है और टॉलरेंस की तरफ लेके आना है, हमने इनको एक रास्ता दिखाना है। सर लेकिन मैं तो ये समझती हूँ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें ये एबिलिटी मौजूद ही नहीं है, और ये सिर्फ हमारी आर्मी में ही है कि इन मसाइल से अगर कोई निकाल सकता है, जो अगर एबिलिटी किसी में मौजूद है तो वो ये एक इदारा है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं, वो आपकी जो बात हमारी ठीक है। आखिरी उम्मीद है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें आर्मी का प्रिंसिपल रोल नहीं है कि ये काम करे। सर जब दूसरे इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है नहीं। उसकी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? इसका तरीकाकार उसका जिम्मेदार कौन इसका है? तरीकाकार है कि आर्मी जो है अपने जो उसका जो मैंडेटेड रोल है उसके साथ साथ दूसरे जो सिंसियर किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बीच में बड़े अच्छे लोग भी हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाकिस्तान को जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक मजबूत मुल्क बने। तो अगर वो उनको आर्मी के साथ सर लेकिन वो मिलके करें। पॉलिटिशियन अवाम को कंट्रोल नहीं कर पाते,
इलेक्शंस हैं तो आर्मी को आगे आना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, कोई कर्फ्यू लगा है तो इनसे मुल्क की आवाम नहीं संभलती, कहीं सैलाब आ गया है, कहीं जलजला आ गया है तो आर्मी आगे आई हुई है, आर्मी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, तो पॉलिटिशियंस के बस का काम नहीं है। देखिए, पॉलिटिशियन का हमारा उनका एक अलमिया है कि जिस तरह हमारी एक आर्मी की अच्छी ट्रेनिंग होती है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है और एक हमारा कमांड स्ट्रक्चर है, तो पॉलिटिशियन का तो ना तो कोई ट्रेनिंग एकेडमी है और फिर ना कोई उनके इथिक्स हैं, ना प्रिंसिपल हैं। लाइक आप देख लें कि असम्बली में जनरल मुशर्रफ के आने तक चिट्टे अनपढ़ लोग जो है ना वो असम्बली में चले जाते थे। फिर वो क्या अभी मैनेजमेंट मुझे ये करेंगे? बताइए कि एक लेजिस्लेचर है जिसने कानून साजी करनी है और वो खुद पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो क्या कानून क्या बनाएगा? उसके सामने आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ रख दें तो वो पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, फिर जो उसका वो अपना पंजाबी वाला मार दाड़ वाला कल्चर है, वडेरा वाला कल्चर है, वो तो अपने इलाके में वही प्रमोट करेगा। तो इसलिए आप वो दूसरे जो माशरे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है उनके पॉलिटिशियन को देखें, पार्लियामेंट्स वगैरह को देखें, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वो पढ़े लिखे और आप हर फील्ड के माहिर लोगों को लेके आते हैं आगे। ठीक है, और आप देखें कि जो अमेरिका का जो है, जो आजकल अमेरिका पीक पे पहुंचा हुआ है, तो उसकी वजह क्या है? आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के मोर देन 60% जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो सारे फौजी जर्नल हैं। उनके फौजी जर्नलों ने अमेरिका को चलाया है और उनके जो आपकी उसकी मैकेनिज़्म है उसमें फ़ौज का और CIA का बहुत बड़ा रोल है। हमारा अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में जब भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया था, ये बनाया था, तो उसमें आर्मी का तो रोल ही नहीं है, वो आर्मी की दुश्मनी ली गई। आर्मी को इसी तरह ये पर फोर्स अपना जो है ना वो रोल प्ले करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऑर्गेनाइज़ करें और इस अंदाज में लेके आएँ कि आर्मी को एक इंस्टीट्यूशनल रोल दें कि वो सोसाइटी को बनाने में, माशरे को ऑर्गेनाइज करने में, मुल्क की कुछ पॉलिसियों को डिसाइड करने में पॉलिटिशियंस का साथ दे और उसको एक फोर्स के तौर पे यूज़ करें। बजाय इसके, अगर आप मुझे कहें तो मैं एनालिस्ट के तौर पे आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की एक ही वजह है और वो हमारे पॉलिटिशियन और आर्मी के बीच में जो गैप है, इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलती है और इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं इन दोनों के बीच में जो ना ये आके तो इनको हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाती हैं। सर, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ ले चलते हैं। पाक आर्मी की तरफ से अपनी आवाम को छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम से यही आवाम को कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान आर्मी को अगर इसके हकीकत इसको जानना है तो लोगों को ये सोचना होगा कि जिस्म के दुश्मन ज़्यादा हों तो उसकी दो रीज़न होती हैं। एक तो वो वाकई दुश्मनी के काबिल है, दूसरा उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात होती है कि जिसकी वजह से उसके सारे दुश्मन होते हैं। पाकिस्तान आर्मी, मैंने 28 साल पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनी है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे 80% से ज़्यादा लोगों को मैंने नमाज़ें पढ़ते देखा है, तिलावत करते देखा है, सच बोलते देखा है और ये लोग वो हैं कि जो बेलौस मुल्क के लिए जान देने वाले हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया है या सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कंपेन की जा रही है, इसके कहने पे कोई बंदा ना आए और अपने उन भाइयों पे यकीन रखें कि जो अपनी जवानी, अपनी दिन रात जो है ना कौम के लिए कुर्बान करते हैं और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और ऐसे ऐसे मुश्किल जगहों पे ड्यूटियां देते हैं, पहाड़ों पे, बर्फ़ पे, जंगल में, तो उन लोगों के बारे में सोचें कि वो किस लिए हैं। चंद सिखों के लिए तो वो है नहीं, वो सिर्फ़ आज अगर पाकिस्तान की आवाम जो है ना आराम सुकून से घरों में सोती है तो इसके मगरब में दुश्मन है, इसके मशरक़ में दुश्मन है, तो ये सिर्फ़ आर्मी है जिसकी वजह से लोग आराम से सो रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में यही कहूँगा कि लोग इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कैंपेन में हिस्सा ना लें और ना दुश्मन मुल्क जो हमारे मुल्क की जो दुश्मन ताकतें हैं उसका हिस्सा बने इस कैंपेन का और अपनी फ़ौज पे एतमाद रखें, एतबार करें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये फ़ौज जो है इस मुल्क को इस बुरानों से निकालेगी इंशाअल्लाह। जी मेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम वीनस की टीम को दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जी, रिटायर्ड मेजर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, इनकी खिदमत के बारे में जाना, आर्मी में रहते हुए इन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी। उसके साथ ही इन्होंने बताया कि आर्मी किन किन मसाइल को फेस कर रही है, आवाम की खातिर किस किस तरह कुर्बानियाँ दे रही है।
तो अवाम और फ़ौज के दरमियान जो मोहब्बत है उसको डिस्टर्ब करने के लिए इसके दरमियान जो खलिश पैदा की जा रही है, एक साजिश है। तो अवाम को चाहिए कि इसका हिस्सा ना बने। अवाम को आर्मी की अहमियत का एहसास होना चाहिए कि आर्मी किस तरीके से अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। तो देखते रहिए वीनस न्यूज़ और इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।